आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपन नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं। ये नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर जेईई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं की अपन चर्चा क्यों करते हैं कि ये जो क्वेश्चन अपन करते हैं इनका सोल्यूशन अपन कराते हैं यहाँ पे, तो आप सभी का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बना रहेगा कि नीट एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। और वहाँ जो आपके एक मन में एग्जाम देने से पहले एक डर रहता है कि नीट एग्जाम में पेपर किस प्रकार से आएगा, तो आपको ये कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं। अपन चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन अपने पास से नीट एग्जाम 2013 में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि सरकंडी या पित्त, ये अपने पास में किसी पेड़ की गोलियां होती है जो सरकंडी, जिसको अपन मूंज भी कहते हैं, आपने सुना होगा, तो उसकी गोलियां बता रखी है। ठीक है, तो दो बालू या फिर गोलियां समान आवेश से चार्ज उसके ऊपर इक्वल है। इन्हीं समान लंबाई की जो इक्वल लेंथ की डोरियों से एक बिंदु से लटकाया गया है अपने पास में। संतुलन की अवस्था में इनके बीच की दूरी r दे रखी है। दोनों डोरियों को उनकी आधी लंबाई पर कसकर बांध दिया जाए तो अब संतुलन की स्थिति में दोनों बालों के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ आएगा आपको, ठीक है। और 2013 एग्जाम थे उसमें दिया हुआ डायग्राम यहाँ पे आया हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। देखो अपन डायग्राम सीखते हैं। डायग्राम क्या कह रहा है कि ये एक बिंदु है, इसके ऊपर दो रस्सियां हैं, दोनों रस्सियों की लंबाई जो लेंथ है इक्वल है, और इन दोनों के ऊपर जो यहाँ पे ये बॉल है वो किसकी है, सरकंडी की यहाँ पे बता रखी है। और दोनों के ऊपर जो चार्ज वो कैसा इक्वल है, चूंकि इक्वल चार्ज है तभी तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, अदरवाइज तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे सपोज ये प्लस है तो अपन ये प्लस मान सकते हैं। और इक्वल चार्ज सपोज यहाँ क्यू चार्ज है तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्यू। तो यहाँ पर भी क्या क्यू रहेगा अपने पास में, यहाँ चार्ज चेंज नहीं हो रहा है अपने पास में। तो इस प्रकार से यहाँ डिस्टेंस आर दे रखी है। अब क्या कर रखा है कि इन दोनों रस्सियों को पकड़ के अपन यहाँ से ऐसे बांध देंगे ना यहाँ बीच के अंदर, तो ये कंडीशन अपने पास ऐसी बन जाएगी। और डायग्राम के अंदर दे रखा है कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो अपने पास y दे रखी है, और यहाँ बांधने के बाद में यहाँ से ये जो लेंथ अपने पास बचेगी वो y/2 हो जाएगी। साथ के अंदर जो एंगल ये दिया हुआ नहीं है, अपन यहाँ पे बनाया है कि ये एंगल θ1 है तो ये भी θ1 रहेगा। अब यदि आप बीच के अंदर यहाँ से बांधोगे तो आपका ये एंगल चेंज होगा, तो अपन इसको θ2 यहाँ पे मान रखा है। ओके, तो अपन फिर से क्या करते हैं, इसको अपन कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करके इसको अपन सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं तो देखो क्या होगा, अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पर क्या होगा, देखो ये आपके पास बॉल है, बॉल इसके पास में द्रव्यमान है, द्रव्यमान होने पर ग्रेविटी फोर्स कितना होगा, F = mg, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे होगा। डोरी में जो क्या उत्पन्न हो रहा है, तनाव बल हो रहा है। तनाव फोर्स क्या होता है बेटा, टेंशन फोर्स T होता है। ये एंगल थीटा होने पर अपन क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये आपका y कंपोनेंट्स, ये आपका x कंपोनेंट्स है। ये θ1 होने पर ये भी एंगल कितना होगा, θ1 ही एंगल आपका बनेगा। ओके, तो ये t का ये y कंपोनेंट्स, इस t को अपन यहाँ क्या करते हैं, इस t को अपन यहाँ पे t cos θ1 यहाँ पे लिखेंगे। इस t को अपन x कंपोनेंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं t sin θ1 कंपोनेंट्स। ओके, तो ये टेंशन फोर्स है, उसका y कंपोनेंट्स ये होगा, x कंपोनेंट्स ये मिल जाएगा अपने को। साथ के अंदर नीचे mg है और ये दो चार्ज है और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो दो चार्ज, सपोज इसको मैं q1 मानूं, इसे q2 मानूं, और डिस्टेंस r है, तो कूलम्ब फोर्स कहता है F = k q1 q2 अपन क्या होता है r²। बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार चार्ज कैसा है, समान इक्वल चार्ज है, तो q1 भी क्या है q, q2 भी क्या है q। तो यहाँ पे q1 को भी q मानोगे, q2 को भी q मानोगे, तो q × q क्या हो गया आपका, q² यहाँ पे हो गया। तो ये जो फोर्स हो रहा है, ये फोर्स कहाँ, ये इस गोली के ऊपर, इस गोली के द्वारा इधर बाहर की ओर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इस गोली के ऊपर इस बॉल के द्वारा ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स इस तरफ होगा। साथ के अंदर ये सभी बातें अपन इस बॉल के लिए अपन करते हैं ना, तो सेम t cos यहाँ पे इस प्रकार डिवाइड करने पर आपको कंपोनेंट्स का सेम बात यहाँ पे मिलेगी। तो ये बॉल भी इस बॉल के ऊपर फोर्स बाहर की ओर लगाएगी, कितना, इतना ही फोर्स अपने पास यहाँ पे लगाएगी। सेम बातें अपन देखो पहले इस बॉल के लिए भी कर लेते हैं ये बातें, बट डिस्टेंस वहाँ पे क्या दे रखा है कि इस डायग्राम में जो ये एंगल अलग होगा, साथ के अंदर डिस्टेंस वो नहीं रहेगी जो पहले यहाँ पे r मान रखा, तो मैंने यहाँ पे r' मान रखी है। तो यहाँ देखो फिर से नीचे क्या होगा, F = mg अपने पास होगा। साथ के अंदर ये डोरी में फिर से तनाव टेंशन फोर्स यहाँ पे होगा, तो टेंशन फोर्स कितना होगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे t मैंने मान रखा है, तो फिर से अपन कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे ना, ये y कंपोनेंट्स, ये कौन सा x कंपोनेंट्स है। तो ये एंगल थीटा होने पर ये भी कितना होगा, θ2 होगा, θ2 होने पर θ2, तो ये आपके पास में t cos θ2 होगा, और ये आपके पास में t sin θ2 आपके पास रहेगा। तो ऊपर t cos θ2, नीचे अपने पास mg, इधर t sin θ2। साथ में दोनों के ऊपर चार्ज उतना ही है जो पहले चार्ज है,
डिस्टेंस चेंज है तो फिर से अपन यहाँ पे ये जो बॉल है इस बॉल के ऊपर इधर बाहर की ओर एक फोर्स लगाएगी, तो फोर्स कितना लगाएगी उतना ही लगाएगी, बट क्या होगा डिस्टेंस यहाँ पे तो कोई आर है तो यहाँ पे कितनी आर डैश है, तो इस फोर्स के अंदर यहाँ पे जो फोर्स होगा ये फोर्स अपने पास कितना होगा एफ इक्वल के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना होगा आर डैश का स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, दोनों में चेंज जितना ही है, यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा बट डिस्टेंस क्या रहेगी चेंज रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, डिस्टेंस अपने क्या रहेगी अलग अलग रहेगी। ठीक है, इस फोर्स को F1 नाम दे तो इस फोर्स को आप F2 नाम दे सकते हैं। तो देखो इस पॉइंट पे यहां पे क्या दे रखा है संतुलन की अवस्था में, संतुलन क्या होता है बैलेंस कंडीशन में। ठीक है ना, यहां देखो संतुलन की अवस्था में और यहां पर भी कैसी है संतुलन की अवस्था में। तो पहले जब इस प्रकार बंधे हुए हैं तो भी ये कैसे हैं संतुलन बैलेंस है, बोले तो ये किस तरफ आगे पीछे कहीं पर भी यहाँ हिल नहीं रहे, ये अपने पास कॉन्स्टेंट है यहाँ पे रेस्ट अवस्था में, साथ के अंदर ये भी कैसे अवस्था में रेस्ट अवस्था में यहां बांधने के बाद में। ओके, अब अपन देखते हैं कि इस पॉइंट पे देखो ये फोर्स टी कोस थीटा 1, ये कोस ये कितना है mg, तो जब रेस्ट में है तो ऊपर वाला बल क्या होता है नीचे वाले बल के इक्वल होता है, साथ के अंदर इस तरफ ये फोर्स टी साइन थीटा 1, ये फोर्स कितना इतना है, तो ये फोर्स इसके इक्वल होगा और ये फोर्स इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में तो लिखते हैं अपन संतुलन की अवस्था में इस डायग्राम के लिए देखते हैं। तो देखो इधर कौन है टी साइन थीटा 1 है, ये आपके पास में टी साइन थीटा 1 इक्वल कितना होगा बेटा, ये आपके पास हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, साथ के अंदर ये जो कंपोनेंट्स है ये टी कोस थीटा 1 किसके इक्वल होगा एम जी के, टी कोस थीटा 1 किसके इक्वल होगा एम जी के, तो दोनों को अपन डिवाइड देंगे तो डिवाइड देंगे साहब, तो अपनी इक्वल यहाँ लगा देंगे इस प्रकार से, टी से टी कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या हो गया टेन थीटा 1 इक्वल हो गया ये आर स्क्वायर नीचे आएगा, तो के क्यू अपॉन में एम जी स्क्वायर इंटू क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया। ओके, आर स्क्वायर नीचे आ गया, इसको इक्वेशन नंबर अपन क्या देंगे 1 देंगे। ओके, अब क्या करते हैं हम टेन थीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो आपको ये ट्राइंगल यूज लेना है। ठीक है, सपोज ये पॉइंट आपके पास में O है, इस पॉइंट को नाम मैं A देता हूँ, इसको नाम मैं B देता हूँ, इस पॉइंट को नाम देता हूँ C यहाँ पे देता हूँ, और डिस्टेंस आप या R डिस्टेंस यहाँ पे है। तो ये ट्राइंगल आपका कौन सा बेटा AOC। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देखो ये जो एंगल आपका वो 90 है, तो 90C क्या बन गया हाइपो बन गया, बोले तो कर्ण बन गया। ये एंगल आपका थीटा 1 है, तो सामने ये क्या बन गया परपेंडिकुलर बन गया ये लाइन। ठीक है, बोले तो लंब अपने पास में, और ये क्या होगा आधार, बोले तो ये क्या बन गया बेस अपने पास बन गया। तो अपन क्या करते हैं ट्रायंगल कौन से OAC, इससे अपने पास क्या निकालेंगे टेन थीटा 1 निकालते हैं, तो लाल बटावा कक्का से ये अपने पास में PB अपॉन में HHB से अपने पास में क्या होता है बेटा, ये जो टेन होता है वो लंब बटावा आधार होता है। तो लंब कौन है बेटा ये लंब है, तो लंब कितना है आपका, देखो ये डिस्टेंस टोटल कितनी है R है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी आपकी R/2 होगी, हाफ डिस्टेंस। ओके, R की हाफ रहेगी, तो लंब जो परपेंडिकुलर कितना आपका R/2 रहेगा, साथ के अंदर जो आधार है आधार कितना आपका Y रहेगा, तो यहां से 2 नीचे आएगा, तो अपने पास में ये टेन थीटा 1 इक्वल R अपॉन कितना हो गया 2Y हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या देंगे इसको अपन सेकंड देते हैं। तो इस डायग्राम के लिए इक्वेशन फर्स्ट ये मिल चुकी है, सेकंड ये मिल चुकी है, तो टेन थीटा 1 है, ये भी टेन थीटा 1 है, ये इक्वल होने पर ये भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो अपन लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 से, इसको यहां मिटा करके समीकरण 1 में 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, तो ये कितना है R अपॉन में 2Y इक्वल यहां पे होगा KQ अपॉन में mg R स्क्वायर। यहां से अपन किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं R की, तो R स्क्वायर को वहां ले जाओ, तो R पहले से था R स्क्वायर आएगा, R की पावर 3 यहाँ पे हो जाएगी, तो यहाँ पे KQ 2Y अपॉन में यहाँ पे क्या हो गया mg, यहाँ पे हो गया ये y है और ये g है, कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन अपने को मिलती है R क्यूब इक्वल KQ 2Y अपॉन mg, इसको अपन क्या कर देंगे साइड के अंदर यहाँ राइट डाउन कर देंगे, इसके नीचे यहाँ पे ये इक्वेशन अपने को काम आने वाली है, R क्यूब KQ 2Y अपॉन कितना हो गया अपने पास mg यहाँ पे हो गया। ओके, ये काम आने वाली, इसको इक्वेशन नंबर अपन थर्ड दे सकते हैं। अब क्या करेंगे अपन उस डायग्राम की चर्चा करते हैं, यहां से इस डायग्राम की अपन चर्चा करेंगे। तो डायग्राम की चर्चा करने पर फिर से देखो यहाँ पे ये इधर टी साइन थीटा 2, इधर ये फोर्स है, ऊपर ये फोर्स है, नीचे ये फोर्स है, और एक ऐसी कंडीशन में बैलेंस अवस्था में संतुलन में, तो फिर से अपने पास में उसके लिए तो संतुलन में फिर से क्या होता है बेटा, संतुलन अवस्था में क्या होता है, ये टी साइन थीटा 2 होगा,
टी साइन थीटा 2 वो किसके इक्वल होगा, ये के क्यू स्क्वायर अपन यहाँ पे आर डैश का स्क्वायर है, यहाँ रखना ये डिस्टेंस आर डैश ले रखी यहाँ तक की, ये डिस्टेंस आर डैश है ना, तो आपकी हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर डैश बाई 2 हो जाएगी। तो ये आर डैश दे रखा है यहाँ पे, आर डैश का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4 देंगे, साथ के अंदर ये इसके इक्वल है, तो इसको 4 रहने देने के बाद टी कोस थीटा जो आपका होगा ये किसके इक्वल होगा, आपके एम जी के इक्वल होगा। ओके, क्योंकि मास वही है जो यहाँ पे था, वही मास यहाँ पे है, तो आपका जो ग्रेविटी फोर्स हो उतना ही लगेगा। दोनों को अपन डिवाइड देते हैं, तो इस प्रकार से अपन डिवाइड दे सकते हैं यहाँ पे बीच में, तो टी से टी कैंसिल, साइन अपन कोस, ये हो गया टेन थीटा 2, यहाँ पे फिर से क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, एम जी, ये हो गया आर डैश का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर देंगे इसको अपन 4 देंगे। अब क्या करेंगे, फिर से ये जो इसको नाम अपन, ये ओ है तो इसको नाम ओ डैश देता हूँ, ये ए है तो इसको नाम मैं यहाँ पे ए डैश देके, और इसको नाम मैं यहाँ पे सी डैश देता हूँ। तो आपके पास जो ये ट्राइंगल जो बन रखा है, ये ट्राइंगल देखो यहाँ पे अपन अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ये ट्राइंगल आपके पास में, ये ट्राइंगल, तो ये आपका थीटा 2 है, ये आपका 90 है, तो ये बन गया हाइपो बोले तो कर्ण, ये थीटा होने पर ये आपका परपेंडिकुलर बोले तो क्या बन गया, लंब बन गया, और ये क्या आपका आधार है। तो आधार कितना है y/2, और लंब कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस आर डैश से ले रखी है, तो हाफ डिस्टेंस होगी आर डैश बाई 2 यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ट्राइंगल किससे बेटा, ट्राइंगल आपको दे रखा है ओ डैश से, ए डैश से, और सी दे रखा है ना, उससे अपन टेन थीटा 2 फाइंड आउट करते हैं, तो होता है लंब बटावा आधार। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अपन यहाँ से टेन थीटा जो 2 है वो परपेंडिकुलर कितना है, आर डैश बाई 2 अपॉन यहाँ पे कितना है, ये हो गया आपका y/2 आधार, ये आधार होगा आपका। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे टेन थीटा जो मिलेगा आपको थीटा 2, ये होगा आपका आर डैश अपॉन क्या मिलेगा, y आपको मिलेगा। इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, इसको अपन 5th इक्वेशन देते हैं। तो फिर से अपन इस डायग्राम की चर्चा करेंगे, तो इस डायग्राम में क्या होगा, ये टेन थीटा 2 है और ये भी टेन थीटा 2 अपने पास में, तो ये इक्वल होने पर ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है आर डैश अपॉन वाई इक्वल अपने पास हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, एम जी आर डैश का स्क्वायर। आर डैश स्क्वायर को यहाँ ले जाओ, तो आर डैश पहले से यहाँ पे है, ये आपके पास बनेगा, ये हो गया आर डैश की पावर 3 के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन कितना हो गया यहाँ पे, एम जी यहाँ पे होगा। ओके, अब क्या करेंगे अपन, इसको इक्वेशन नंबर देंगे, ये 5th है तो इसको अपन देंगे 6 यहाँ पे इक्वेशन नंबर देंगे। ओके, अब ये जो इक्वेशन मिली है वो इस डायग्राम के लिए मिली है, और ये इक्वेशन मिली थी वो इस डायग्राम के लिए अपने को मिली है। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 6 में इक्वेशन 3rd का डिवाइड देते हैं, और यहाँ से आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ अपन लिखते हैं इक्वेशन 6 डिवाइड इक्वेशन 3rd। तो 6 क्या है बेटा, आर डैश क्यूब अपॉन 3rd क्या है, आर क्यूब, तो लेफ्ट में लेफ्ट का, राइट में राइट का, ये कितना है के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन में क्या है, एम जी अपॉन ये कितना है, के क्यू 2 वाई अपॉन कितना है यहाँ पे, एम जी है, तो एम जी से एम जी कैंसिल, के क्यू से के क्यू स्क्वायर यहाँ पे आएगा बेटा, सॉरी के क्यू स्क्वायर, ये के क्यू स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर कैंसिल, साथ में वाई से वाई कैंसिल होगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, ओनली 1 बचा, तो आर डैश क्यूब अपॉन में आर क्यूब इक्वल 1 अपॉन में यहाँ नीचे क्या रहेगा, 2 यहाँ पे, ये देखो ये 2 रहेगा यहाँ पे। ओके, तो अपन क्या करते हैं, आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आर डैश से क्यूब इक्वल कितना हो गया, आर क्यूब अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अपन रूट क्यूब लेते हैं, जिसको अपन घनमूल भी कहते हैं। तो ये रूट क्यूब ऐसा होगा, आर डैश की पावर 3 आर की पावर 3 अपॉन में कितना है, 2 है का रूट क्यूब, ऐसा ये रूट क्यूब होता है ऐसे। ठीक है, तो देखो रूट क्यूब ले रहे हैं, पावर 3 होती है रूट में, तो ये आपस में कैंसिल होगी, ओनली अपने पास आर डैश बचेगा। इसको अपन रूट क्यूब अलग अलग करेंगे, तो आर इस प्रकार से ये होगा, ये आपके पास में कुछ इस प्रकार से आएगा, तो पावर क्यूब है रूट के अंदर, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ओनली क्या बचेगा, आर, और ये आपके पास में रूट क्यूब 2, ये क्या हो गया, आर डैश। तो अपने पास में जो ऑप्शन है वो आपका ए आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक, ये जो क्वेश्चन अपने पास में नीट 2016 एग्जाम में आ चुका है। पहले अपन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद अपन ऑप्शन अपन लेके आते हैं। जो ऑप्शन 4 अपने को दे रखा है उनमें से अपन ढूंढते कौन सा ऑप्शन अपना होगा। क्वेश्चन दे रखा है, किसी उभयनिष्ठ बिंदु से लंबाई एल की 2 द्रव्यमान रहित, ठीक है ना, आपके पास में कॉमन पॉइंट होगा, और जो उसकी जो अपने पास डोरियां हैं उनके ऊपर इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, एल होगी।
ठीक है। और वो डोरी की जो अपने पास मास होगा वो क्या होगा, नगण्य होगा, जीरो माना जाएगा। से निलंबित बोले तो बंधी हुई है। दो सर्वसम, सर्वसम बोले तो बेटा इसका मतलब होता है सम्मान, एक या कॉमन अपन कह सकते हैं, कॉमन, ठीक है ना। दो सर्वसम आवेशित बोले तो सम्मान आवेशित गोले हैं, अन्योन्य प्रतिकर्षण के कारण बोले दोनों गोले पर समान आवेश है, उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, के कारण आरंभ में एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर स्थित है, ठीक है। तो देखो अपन क्या करते हैं, एक बार यहां तक जो क्वेश्चन बोला है उसको अपन यहां ड्रॉ करते हैं। तो अपन एक काम करेंगे, सपोज यहां पे अपने पास में एक कॉमन पॉइंट है ये, ठीक है, और कॉमन पॉइंट पे दो रस्सी, यहाँ पे दो द्रव्यमान डोरियां है ना, दो रस्सी यहाँ पे है। तो सपोज एक रस्सी अपने पास ये है, एक रस्सी अपने पास में ये है, ओके। और दोनों पर समान आवेशित इक्वल चार्ज, कॉमन चार्ज के दो अपने पास गोले हैं। सपोज यहां प्लस है तो यहां पर भी प्लस होगा, यहां माइनस है तो यहां पर भी क्या होगा, माइनस होगा। और ये डिस्टेंस है, ये कितनी दे रखी है, डी डिस्टेंस पे रखें। सीधी सी बात है, दोनों पे यदि सेम चार्ज है तो यहाँ पे रिपल्सन के कारण, प्रतिकर्षण के कारण दोनों दूर दूर यहाँ पे रहेंगे। आप इस प्रकार से यहाँ एक बेस भी ले सकते हैं, आधार भी यहाँ पे ले सकते हैं, ओके। अन्योन्य प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे, और ये डी डिस्टेंस है ना वो अपने पास में वो एक से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में हिंट दे रखी है अपने को। फिर दे रखा है दोनों गोलों से एक नियत दर से आवेश का सरण आरंभ होता है। आवेश नियत दर से आवेश का सरण आरंभ होता है, इसका मतलब होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में इनके ऊपर जो आवेश है वो क्या होता है, कम होता है। समय के सापेक्ष इन गोलों से आवेश के मान में कमी होती है, सरण होता है, आवेश के मान में कमी होती है, ठीक है ना। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इन दोनों गोले से आवेश की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, चार्ज यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। ये क्वेश्चन में कह रखा है। और चार्ज क्या होगा, जैसे अपन होता है ना वेग डीवी अपॉन dt, वेग में परिवर्तन की दर, इसी प्रकार से डीवी dq अपॉन dt यहाँ पे होगा। बोले तो क्या होगा, चार्ज है वो समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पे, बट नियत दर से। ये बात यहाँ पे काम की कॉन्स्टेंट है ना। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि dq अपॉन dt जो अपने पास होगा, ये अपने पास क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट होगा अपने पास, यहां पे हो रहा है, सरण होता है। तो और परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट क्या मिलेगा, गोले एक दूसरे की ओर वेग v से आते हैं। यदि दोनों पे चार्ज कम होगा ना तो दोनों गोले एक दूसरे की ओर आएंगे, सीधी सी बात है। दोनों पे चार्ज कम होगा तो दोनों के बीच जो रिपल्सन फोर्स है यहाँ पे, प्रतिकर्षण बल है, वो क्या होगा, कम होगा। कम होने पर दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। तब गोलों के बीच की दूरी x, उस कंडीशन में यदि कम आ रहे हैं ना, चार्ज कम होने पर पास आ रहे हैं, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या बता रखा है, x के कारण, x के फलन के रूप में वेग v का विसरण, वेग v के मान में विसरण बोले तो यहाँ पे चेंज, परिवर्तन v के मान में कितना हो रहा है के रूप में होता है। तो आपको अपने को वेग की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। जब आवेश के मान में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस कितनी होगी, x होगी। जब इनिशियल पोजीशन पे कितने डी डिस्टेंस भी, चार्ज कम होने पर क्या होगा, डिस्टेंस कम होगी। तो अपन क्या करते हैं, माना कुछ देर बाद में ये जो अपने पास गोला है वो कुछ देर बाद सपोज यहाँ पे आ गया, और ये जो अपने पास गोला है स्फेरिकल शेप के अंदर, ये सपोज अपने पास में एक ये गोला है, ये अपने पास यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर अभी भी प्लस होगा, इसके ऊपर भी प्लस ही रहेगा, बट ये जो इनकी जो वैल्यू है इनके ऊपर चार्ज की वो क्या होगी, कम होगी। बट ये अपने पास जो रस्सी है वो अब यहाँ पे आएगी, ये रस्सी यहाँ पे आएगी, तो अब इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ से मिटा सकते हैं, ठीक है। हाँ याद रहे बेटा, ये लेंथ है ना वो अपने पास वही रहेगी, रस्सी है ना, रस्सी की लेंथ ही उतनी रहेगी, रस्सी की लेंथ यहाँ पे L मानी गई है, साथ के अंदर रस्सी की जो अपने पास में मास है रस्सी का वो क्या माना गया, 0 यहाँ पे माना गया, नगण्य यहाँ पे माना गया। अब ये डिस्टेंस यहाँ d नहीं रहेगी, अब ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन के अनुसार ये कितनी रहेगी अपने पास में, यहाँ पे x रहेगी, ओके। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। टोटल डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x/2, ये भी कितनी अपने पास में x/2 हो जाएगी। अपने को वेग में जो विचरण हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, वो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो यहां आने के बाद भी क्या हो रहा है कि इनके ऊपर चार्ज कंटिन्यू फिर से यहाँ पे कम हो रहा है, दोनों गोले के ऊपर। तो कुछ देर बाद जो डिस्टेंस अभी x ले रहे हैं वो फिर x से कम हो जाएगी, फिर उसके यहाँ पे ये बताया नहीं कि उसके बाद में कितनी क्या हो रहा है, बट यहाँ पे कंटिन्यू यदि सरण हो रहा है, चार्ज यहाँ पे कम हो रहा है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी, कम होती जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जैसे ये अपने पास में
गोला है तो गोला, इस गोले के पास में क्या होगा, मास होगा। मास होने पर इसके ऊपर एक नीचे ग्रेविटी फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है बराबर mg अपने पास में। सेम कंडीशन यहाँ पर भी F इक्वल कितना होगा बेटा, mg होगा। ये रस्सी है, इसके इस रस्सी के ऊपर ये गोला लगा हुआ है, तो यहाँ पे रस्सी में एक टेंशन फोर्स, तनाव बल होगा। इस टेंशन फोर्स की वैल्यू T होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर टेंशन फोर्स कितना होगा, T होगा। ठीक है, इसको अपन ओरिजिन माने इस प्रकार से एक्सिस पे, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको अपन कहते हैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, घटकों में व्यक्त करना। तो यहाँ तुम्हारे पास में देखो, इसको इस गोले को अपन कंपोनेंट ओरिजिन मान के, मूल बिंदु मान करके, ये वाई एक्सिस और ये कैसा आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं, तो यहाँ सपोज ये एंगल अपना कितना है बेटा, थीटा। तो यहाँ ये अपने पास क्या बन गया, जेड बनेगा। तो ये थीटा होने पर ये भी एंगल कितना होगा अपना, थीटा यहाँ पे होगा। ये थीटा होने पर ये अपने पास थीटा होगा। तो इस जो टेंशन फोर्स अपने पास में, तनाव बल अपने पास में, इस तनाव बल का जो वाई एक्सिस घटक होगा वो कितना होगा, टी कोस थीटा यहाँ पे होगा। और तनाव बल का जो एक्सिस घटक होगा वो अपने पास क्या होगा, टी साइन थीटा अपने पास होगा। सेम अपन यहाँ डिवाइड करते हैं, तो ये होगा वाई एक्सिस, ये होगा एक्सिस होगा। ये एंगल थीटा होने पर ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये भी थीटा होगा। तो इस टी का यहाँ पे टी कोस, यहाँ पे इस टी का यहाँ पे क्या होगा, टी साइन आएगा। तो सेम यहाँ जो डिवाइडेशन कर रहे हैं, सेम यहाँ पर भी वही अपने पास डिवाइडेशन होगा। तो इसको ओरिजिन माना, तो इधर कौन, टी कोस, ये फोर्स की वैल्यू है, किसकी, इस फोर्स की वैल्यू है, टेंशन फोर्स की वाई एक्सिस पे। इधर क्या है, टी साइन, नीचे क्या, F इक्वल mg ग्रेविटी फोर्स। इधर अपन चेक करते हैं ये फोर्स कौन सा है। तो हमें पता है कि दोनों गोलों पे क्या बेटा, चार्ज है। अब दोनों गोलों पे चार्ज है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है अपने पास में, x है। यहां से यहां तक डिस्टेंस अपने पास कितनी है बेटा, ये x है। तो अपने पास एक चार्ज q1 है, एक चार्ज q2 है, बीच में डिस्टेंस आपके पास r है। तो यहाँ पे कूलम्ब फोर्स लगता है। कूलम्ब फोर्स क्या होता है कि q1 q2 अपन कितना होता है, r स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ये चार्ज दोनों के ऊपर देखो, जो चार्ज वो क्या इक्वल है, यहाँ पे क्या रखा है, चार्ज कैसा इक्वल है, बट ये चार्ज क्या हो रहा है, समय के सापेक्ष कम हो रहा है। तो यहाँ पे चार्ज सपोज q है, तो यहाँ पर भी क्या मानूंगा मैं, q मानूंगा। ठीक है, तो आपके पास q1 की वैल्यू कितनी है, q, इस q2 की वैल्यू भी कितनी है, q, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, x है। तो यहाँ पे कितना हो गया, x, q इंटू क्यू क्या हो गया, q स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया k q स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, x स्क्वायर, किसके इक्वल, f के इक्वल। अब ये जो फोर्स मिला ना, ये फोर्स, ये गोला इस गोले पे इधर लगा रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार से इस पे चार्ज अपने पास में है ना, तो ये गोला इस गोले पे उधर उतने फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ के अनुसार। तो ये गोला इस गोले पे इधर फोर्स लगा रहा है और ये गोला इस गोले पे इधर फोर्स यहाँ पे लगा रहा है। तो इस गोले पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस गोले के कारण वो कितना है इधर, F बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो चार फोर्स है, एक ऊपर नीचे इस तरफ है ना। तो और ये कैसे अवस्था में बेटा, संतुलन की अवस्था में अपन माने। संतुलन की अवस्था में क्या होता है कि ऊपर वाला जो अपने पास में है वो नीचे के बराबर, इस तरफ अपने पास में क्या होगा, इस तरफ के इक्वल होगा। तो ऊपर वाला फोर्स कितना है, ये एक्सिस पे। ठीक है, एक्सिस पे कितना है, टी साइन थीटा, वो किसके इक्वल है, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना होता है, एक्स स्क्वायर के इक्वल। और ये कितना है, टी कोस थीटा। टी कोस थीटा किसके इक्वल है बेटा, अपने पास में mg के इक्वल। ये टी कोस, ये किसके इक्वल है, mg के इक्वल। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर अपन क्या सेकंड, दोनों का डिवाइडेशन देंगे। तो डिवाइड दोगे इस प्रकार से, तो ये अपने पास डिवाइड होगा, टी से टी कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या बन गया, यहाँ पे tan थीटा बन गया। ये एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, mg यहाँ पे इंटू यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपने को मिल गया। अब यहाँ से अपन देखो tan की वैल्यू अपने को चाहिए, तो tan की वैल्यू अपन डायग्राम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो ट्राइंगल दे रखा अपने को, इस ट्राइंगल में देखो, इसको यहाँ पे मैं एक बार यहाँ से रफ कर दूँ। ठीक है, तो देखो ये एंगल कितना आपका थीटा, तो थीटा के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, बोले तो लंब अपने पास हो गया। 90 के सामने ये क्या हो गया, हाइपो। ठीक है, बोले तो ये अपने पास क्या हो गया, कर्ण, और ये अपने पास क्या हो गया, बेस अपने पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो अपने पास दे रखा है लाल बटावा, अपन जानते कक्का, लाल बटावा कक्का से। तो यहाँ पे देखो एक कर्ण दे रखा है, एक क्या दे रखा है अपने को, लंब दे रखा है। लंब और क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है। तो लंब यहाँ पे जो कर्ण अपने पास में हाइपो, वो कितना है बेटा अपने पास में एल है। ठीक है, सॉरी, हाँ, जो कर्ण अपने पास में एल है और लंब अपने पास परपेंडिकुलर कितना है, x/2 है। ठीक है, और अपन पहले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं, जिसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा ना, वो tan थीटा की वैल्यू कम होने पर, थीटा कम होने पर जो tan थीटा होगा वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है, L/K होता है। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल कितना हो गया, साइन थीटा इक्वल L कितना है बेटा, L यहाँ पे है x/2,
अपॉन के कितना है यहाँ पे, के आपके पास में एल है, ठीक है। तो ये tan ही साइन के इक्वल होगा, साइन अपने पास में x अपॉन 2 अपॉन एल होगा, तो 2 यहाँ पे कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो आपके पास में इस tan को साइन के इक्वल मान लो, तो tan थीटा इक्वल कितना हो गया यहाँ पे x अपॉन में 2l, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन आपके पास में सेकंड आ चुकी है। हाँ, ये tan साइन के इक्वल क्यों है, ये एंगल कम होने पर अपन tan को साइन के इक्वल मानते हैं। ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहां पर एक क्वेश्चन बता रखा है, वहां इसके बारे में अच्छे से बता रखा है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे। तो अपन ये इक्वेशन 1 और सेकंड के अपन कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल अपने पास में होंगे। तो अपन देखते हैं समीकरण 1 में 2 की तुलना करने पर, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अपने पास में, तो ये कितना है बेटा, यहां से के स्क्वायर अपॉन में एम जी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एक्स अपॉन में यहाँ पे कितना हो गया, 2l अपने पास हो गया, ठीक है। जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ गया, तो यहाँ पे पावर 3 होगी, और इस 2l को वहां ले जाओ, तो यहाँ पे एक्स क्यूब इक्वल अपने पास हो जाएगा, यहाँ जाने पर ये 2l यहाँ पे, तो अपने पास 2l के क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया अपने पास में एम जी अपने पास होगा। इसको सोल्व करने पर ये मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं कि जो 2l, l यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है, l यहाँ पे लेंथ कॉन्स्टेंट रहेगी, मास कॉन्स्टेंट रहेगा, ये g अपने पास कॉन्स्टेंट रहेगा जो 9.8 अपने पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और k अपने पास कॉन्स्टेंट है 9 × 10⁹ तो ये सभी कॉन्स्टेंट है। बट q जो चार्ज है कॉन्स्टेंट नहीं है। ये कौन कह रहा है, नियत दर से क्या हो रहा है, सरण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नियत दर्शन से यहाँ पे नियत दर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है चार्ज, इसलिए q कॉन्स्टेंट नहीं है। ये तो q कॉन्स्टेंट यहाँ पे नहीं है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस यहाँ पे x है वो भी क्या होगी, कम होती रहेगी, तो x की वैल्यू भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ये सभी कांस्टेंट है अपने पास में। इस प्रकार से x और q यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो अपन लिख सकते हैं x प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे q स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपन इस q की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं ना यहाँ से, तो ये इसकी यहाँ से q की वैल्यू जो अपने पास में रहेगी, वो q की वैल्यू इस 2 को अपन इधर लेके आने पर x की पावर 3/2 अपने पास मिल जाएगी, ओके। क्योंकि ये वैल्यू अपने को आगे काम आएगी, इसको अपन इतना ही रहने देते हैं। तो एक्स क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर अपने पास यहाँ पे मिल गया। अब देखो जो ये जो क्यू है वो समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, कम हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो क्यू चेंज होने पर एक्स के वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, बोले तो यहाँ पे डिफरेंशियल करेंगे अपन टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, d/dt x की पावर 3 इक्वल अपने पास d/dt q स्क्वायर अपने पास यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंशियल का नियम क्या है, पावर जो होती है वो पहले आती है, एक पावर कम होती है। तो 3x स्क्वायर 3 माइनस का 1, यहाँ पे क्या हो गया dx/dt यहाँ पे होगा, ओके। ये पावर पहले आएगी जो 2q, और इसमें से क्या हो गया dq/dt। यहाँ पावर 2 - 1 होगा, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2 रहेगा, और 2 - 1 क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, तो पावर अपने पास 1 पहले से ही अपने पास, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इस 3 को अपन नीचे लेके जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर dx/dt क्या होता है बेटा, dx/dt जिसको अपन हिंदी में कहते हैं विस्थापन में परिवर्तन दर, डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको अपन कहते हैं वेलोसिटी, v अपने पास में। तो ये अपने पास क्या हो गया, v हो गया। यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, इस 3 को अपन नीचे लेके जाते हैं, तो 3/2 × q × dq/ में क्या हो गया dt। अब ये जो है ना, ये कैसा है, नियत है, कांस्टेंट है, ये वैल्यू dq/dt, और ये पहले से क्या है, कांस्टेंट है 3/2, ठीक है भाई। 3/2 तो कांस्टेंट है, फिक्स रहता है इसका मान, ये कांस्टेंट है। क्यों, यहाँ कह रखा है कि नियत दर से आवेश का सरण, आवेश का सरण बोले तो आवेश का मान समय के सापेक्ष परिवर्तन जो हो रहा है वो कैसा है, नियत है, ठीक है। कि यहाँ पे आवेश में जो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये कैसा कांस्टेंट है, क्वेश्चन ने कह रखा है। तो ये कांस्टेंट है, साथ के अंदर ये भी अपने पास कांस्टेंट है। तो अपन 2 और ये अपने पास dq/dt ये अपने पास कांस्टेंट है, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये अपने पास ऐसा रहेगा, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर × v इक्वल अपने पास में, यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनल टू अपन क्या कर देंगे, ये कांस्टेंट है ना, तो अपन क्या करेंगे, ओनली q को लिख सकते हैं। क्योंकि q के नीचे अपने पास dq/dt यहाँ पे नहीं है, ये ओनली q है, तो इसको अपन कांस्टेंट में नहीं ले सकते। तो ये कांस्टेंट है, इन सभी को अपन कांस्टेंट में लेकर के q को यहाँ पे ले लेंगे।
तो यहाँ पे इस प्रकार से बच गया। अब ये जो q की वैल्यू है वो अभी यहाँ पे अपन इस प्रकार से फाइंड आउट किए थे, एक्स क्यूब भी प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, तो क्यू इक्वल आया था अपने पास में एक्स की पावर 3/2 अपने पास में यहाँ पे आया था। तो अपन क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो एक्स की पावर 3/2 की इक्वल होती है अपने पास में। तो इस क्यू को अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वी प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं एक्स की पावर 3/2। तो इस वी एक्स स्क्वायर को अपन नीचे लेके जाएंगे, तो वी प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पे। तो देखो ये जो अपने पास 3/2 इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है यहाँ पे एक पावर फुल और एक पावर क्या होती है अपने पास में हाफ होती है 3/2, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स से एक अपने पास पावर एक कम होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे x अपॉन में क्या है, नीचे x रहेगा, ठीक है। और ये पावर कितनी, हाफ। अब इस x को अपन तोड़ेंगे, x की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ, एक एक्स की पावर एक हाफ से एक एक्स की पावर एक हाफ कैंसिल होगी, तो नीचे अपने पास v प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर हाफ रहेगी, इसको ऊपर लेके जाएंगे, v प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1/2 यहाँ मिल जाएगा। तो अपना जो ऑप्शन है वो अपने जी यहाँ पे सी ऑप्शन है, ये अपना क्या होगा, सही होगा यहाँ पे। ओके।